नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए यूपी के नोएडा का रहने वाला श्रीकांत त्यागी आज बेहद सुर्खियों में है। यूपी पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापे मार रही है, लेकिन वो फरार है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। नोएडा की बेहद पॉश सोसाइटी ग्रैंड ओमैक्स में रहने वाले श्रीकांत त्यागी ने ऐसा गुनाह किया है कि विपक्षी पार्टियां ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके राजधर्म और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दावे पर आज सवाल उठ गए हैं। लेकिन अब योगी सरकार की पुलिस ने त्यागी के ठिकाने और उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई से विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। ये कार्रवाई असदुद्दीन ओवैसी समेत उन तमाम नेताओं को करारा जवाब भी है जो मुख्यमंत्री योगी की सरकार पर मजहब देखकर बुलडोजर एक्शन के आरोप लगाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि योगी का बुलडोजर तो सेक्युलर निकला, तो अब ओवैसी जैसे नेता क्या जवाब देंगे? यही है पब्लिक का सवाल। इस बेहद अहम टॉपिक पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक स्पेशल पैनल भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी के गुनाह और उस पर सरकार का एक्शन बताना चाहती हूं। दरअसल नोएडा के श्रीकांत त्यागी नाम के शख्स का एक वीडियो वायरल है, जिसने ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में बवाल किया, महिला से बदसलूकी और गाली गलौज की। लेकिन जब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो वो फरार हो गया। एक तो पुलिस उसे पकड़ने में अब तक नाकाम दिख रही है, और इस बीच रविवार की रात त्यागी के गुंडे ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा भी किया, बदतमीजी की। खबर नोएडा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को मिली तो वो खुद ग्रैंड ओमैक्स पहुंच गए। पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, सीधे एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की तो पुलिस के टॉप ऑफिसर एक्शन में आए और नोएडा फेज 2 के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। उसके बाद आज सुबह सुबह योगी सरकार का बुलडोजर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी पहुंचा और गालीबाज त्यागी के अवैध निर्माण को चुन चुन कर जमींदोज कर दिया। घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है। यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन और उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन की बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी आपको बताना चाहती हूं कि ये श्रीकांत त्यागी है कौन। श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल में रहने वाला है। फिलहाल ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी के फ्लैट में रहता है। इसने सोसाइटी में फ्लैट के आसपास अतिक्रमण कर लिया था। फ्लैट के बेसमेंट में अवैध निर्माण भी किया। बताया जाता है कि भंगेल इलाके में नोएडा अथॉरिटी की जमीन अधिग्रहण से श्रीकांत त्यागी को करोड़ों रुपए मिले। उसके बाद इसने उत्तराखंड और यूपी में कई कारोबार खड़े कर लिए। इसके ऋषिकेश, हरिद्वार में कई जमीन, फ्लैट आदि बताए जाते हैं। ये सीएनजी पाइपलाइन की ठेकेदारी भी करता है। साथ ही इसके उत्तराखंड में कई ठेके पट्टे के काम भी हैं। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में जब हंगामा हुआ और श्रीकांत त्यागी फरार हो गया, तब बुलडोजर एक्शन नहीं होने पर कई और सवाल उठे। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे सीधे योगी के बुलडोजर पर सवाल उठा दिया। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी का अगर वो नेता नहीं है तो बुलडोजर कहाँ है?
फटाफट योगी जी जो है अपना बुलडोजर निकाले और उसको तहस नहस कर दे। ये तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो समाजवादी पार्टी का तो अब तक तो बुलडोजर चले जाना चाहिए था, इतनी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी इस चीज के ऊपर। तुरंत जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और ये साबित किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। लोगों की शिकायत ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी गुंडाई करें, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, उनका एनकाउंटर नहीं किया जाता, उनकी गाड़ी नहीं पलटती। लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। फैक्ट ये भी है कि क्राइम कंट्रोल और अपराधियों पर एक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल ने ऐसा कमाल किया कि 2022 के चुनाव में नई हिस्ट्री लिखने में इसके योगदान की चर्चा भी होने लगी। योगी सरकार के बुलडोजर ने ना जाति देखी ना धर्म देखा। हिस्ट्री शीटर चाहे कोई भी हो, उसके अवैध ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए। लेकिन बुलडोजर एक्शन को भी धर्म का रंग दे दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान ही देखिए। ओवैसी साहब ने 12 जून 2022 को कहा, आफरीन फातिमा के घर को तोड़ा गया, टेनी का घर क्यों सुरक्षित है? हिरासत में प्रताड़ना करने वाले पुलिस की प्रशंसा और मुखर मुसलमान होना अपराध है। ओवैसी जी ने 20 अप्रैल 2022 को कहा, बुलडोजर अंसार अहमद पर चलेगा, अर्जुन अजय पर नहीं, यही अंतर है। ओवैसी के अलावा बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट कर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने कह दिया कि बिना जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि किस कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। बरेली के मुस्लिम स्कॉलर और लीडर तौकीर रजा ने तो यहां तक धमकी दे दी कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए इन नेताओं ने बुलडोजर एक्शन पर क्या क्या बयान दिए थे। चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। क्या इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों हिंदू मुसलमान करने आओ यार, ये तो बताओ। पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? तो आज सवाल पब्लिक का यही उठकर आता है कि क्या कानून के लिए बुलडोजर का डर जरूरी है? सोसाइटी में गुंडे कैसे घुसाए, इसका जवाब कौन देगा? सवाल नंबर 3, गालीबाज गुंडे को बचा कौन रहा है, फरार कैसे हुआ? और सवाल नंबर 4, योगी बुलडोजर तो सेक्युलर, ओवैसी अब क्या जवाब देंगे? यही है पब्लिक के सवाल। और इससे पहले कि मैं पैनल के पास जाऊं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और नोएडा के सांसद महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल पब्लिक का शो पर। और मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है जो पब्लिक पूछ रही है कि 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी पर अब भी गालीबाज त्यागी फरार है। आप गए, आपके जाने के बाद आज सुबह बुलडोजर भी आया, पर यह कानून अपने आप काम करने में इतनी देर क्यों लगाता है? देखिए, अब से 2 साल पहले ये घटना हुई थी जब हम लोगों ने, मैं स्वयं गया था तब वहाँ पर, और इस समाधान को कोशिश की थी कि निकालने की। 2 वर्ष का समय कोरोना काल में रहा, ना सोसाइटी से कोई घटना मेरे पास आई। अभी परसों मेरे पास जैसे ये सूचना आई, मैं परसों भी गया और कल शाम को जब मैं गया तो मुझे थोड़ा आक्रोश भी था कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं शायद थोड़ी सी शिथिलता रही कि परसों ये घटना हुई और कल वहाँ 10-15 लोग आ जाते हैं सोसाइटी में। ये मेरे लिए भी चिंता का और आक्रोश का कारण था। और मेरा दर्द वास्तव में उस बहन के प्रति था जिसके साथ इस व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया। लेकिन मैं अनामिका जी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और जो सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो लोग हैं, शशि थरूर जी के जो लोग हैं, वो भी ये सुन लें कि कल 10 बजे मेरी सेक्रेटरी होम से बात होती है अपनी अवस्थी से। मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर
15 मिनट के अंदर वहाँ कमिश्नर और डीएम पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है। लगने के बाद सवेरे 12 घंटे के अंदर वहाँ पर 25,000 रुपये का उन पर इनाम घोषित हो जाता है। और आप मीडिया के लोग और अन्य विपक्ष के लोग जिस बुलडोज़र बाबा के लिए ये कहते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटिव है, वो सेलेक्टिव है, वो उस धर्म के खिलाफ काम करता है, उनको मैं समझता हूँ एक करारा जवाब मिल गया है कि दोषी का कोई धर्म और कोई जाति और कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती। दोषी कोई भी हो उस पर समान कार्रवाई होती है। ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसकी एक बानगी एक नतीजा आपने देखा। मात्र 12 घंटे में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो जाते हैं। 5-6 लोग जो रात को गिरफ्तार किए गए हैं उनको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया जाता है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो जाता है। माफ कीजिएगा महेश शर्मा जी, माफ कीजिएगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि आप तो कल रात को गए थे वहां, एक्शन आज सुबह हुआ। आप कह रहे हैं कि आपके आक्रोश के बाद, आपके फोन के बाद कार्रवाई शुरू हुई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या सांसद, क्या एक बीजेपी के नेता का बीच में घुसकर यह मुद्दा उठाना जरूरी था? क्या उस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई वो अपने आप में प्रशासन को जगाने के लिए काफी नहीं था? क्या उसके बाद भी इंटरवेंशन की जरूरत है? आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के नेता को बीच में घुसकर कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है? कानून खुद ब खुद महिलाओं की संरक्षण करने के लिए कब नींद से खुद जागेगा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और मेरे आक्रोश का कारण भी यही था। यही सवाल मैंने भी किया था कि इसके लिए किसी सांसद और विधायक को आने की जरूरत ना होकर या मीडिया में जब तक क्लिप वायरल ना हो तब तक एक्शन हो, उससे पहले ही हो जाना चाहिए था। यही विषय मेरा भी था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और कार्रवाई इतनी सख्त हुई है, इतनी पारदर्शी हुई है, इतनी त्वरित हुई है कि अब हम वहाँ के लोग भी जो थे उस दर्द को भूलकर आज वहाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं, योगी जी के कार्य करने के तरीके की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं भी इस बात से चिंतित हूं, मैं आपके साथ हूं। नाविका जी, आपने सही विषय उठाया है कि लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम क्यों सांसदों के जाने या मीडिया में वायरल कोई न्यूज़ हो उसके बाद ही एक्शन में आते हैं, ये बात आपकी उचित है। लेकिन फिर भी त्वरित कार्रवाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्द ही वो गिरफ्तार भी होगा। उसके बाद जो अन्य संदेह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि ये कौन था, कहाँ से आया, किस पार्टी के साथ इसके संबंध थे, कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा था, इन सभी सवालों का जवाब इन्हें बचा कौन रहा है महेश शर्मा जी? क्योंकि बताया जाता है ये बीजेपी के हैं। फिर बीजेपी ने तमाम पिछले 24 घंटों में, 36 घंटों में बहुत मेहनत मुशक्कत करके ये बताने की कोशिश की कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटोएं निकलती हैं और संरक्षण बीजेपी का बताया जा रहा है। मैं आपसे आज सीधे तौर पर पूछना चाहती हूं, कौन बचा रहा है कि बुलडोजर चल जाता है और इतनी वायरल होने के बाद, मीडिया में स्टोरी आने के बावजूद वहां गुंडे रात को घुस जाते हैं। आज बुलडोजर चल जाता है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। महेश शर्मा जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। संरक्षण कौन दे रहा है? देखिए, मैं सहमत हूँ नाविका जी। 39 वर्षों से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ। इस व्यक्ति को मैंने आज तक किसी पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के फोरा पर, प्लेटफॉर्म पर आज तक नहीं देखा। रहा विषय जब लोगों के साथ फोटो खिंचाने का, कुछ ये शातिर टाइप के से लोग, आजकल आप जानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में किसी के साथ फोटो खिंचवाना कितना आसान हो गया है और उसी का उसने दुरुपयोग किया है। और लेकिन लंबे समय तक ये उसका दुरुपयोग करता रहा और पुलिस की आंखों से या शासन की आंखों से कैसे बचता रहा, ये जांच का विषय होगा। और उसी व्यवस्था के तहत देखिए 6 पुलिसकर्मियों की आज जो बर्खास्तगी हुई है और जो त्वरित कार्रवाई 12 घंटे के अंदर तोड़फोड़ की हुई है, ये सवाल वाजिब है जनता का कि ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो शायद ऐसी घटना ही ना होती। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अब कार्रवाई हुई है और हमें विश्वास होना चाहिए इस वक्त योगी और मोदी जी की इस जोड़ी का, और वो विश्वास लोगों में है। और उसी विश्वास के तहत दोबारा से प्रदेश में भी और देश में भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि बाकी सभी बातें पूरी हो गई हैं। अब गिरफ्तारी का समय कभी भी पास आ रहा है, वह बचने का प्रयास कर रहा है किसी कोर्ट में सरेंडर के माध्यम से। मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि कोर्ट में वो सरेंडर करना चाहता है, जिसका ये प्रतीक है कि उस पर कितना दबाव है
कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं कोर्ट में सरेंडर का माध्यम देख रहा है, लेकिन पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है, उसकी लोकेशंस के करीब है। वो सरेंडर करेगा कि पुलिस पकड़ेगी। अभी जनता की नजर, पब्लिक की नजर इसी पर है। पर हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके जो जवाब थे जनता को कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये जनता ही हमारी जज है, वही फैसला करेगी। थैंक यू वेरी मच महेश शर्मा जी। और अब मैं आपको मिलवाती हूं अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ शुचि विश्वास, कांग्रेस की लीडर हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। आसिफ सोहेल ये भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ बोर्ड मेंबर हैं ओमैक्स सोसाइटी से जो वनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और एमएलए भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ शलभ मणि त्रिपाठी जी, कितना इस आदमी की प्रतिष्ठा है और कितना इसका दबदबा है कि अब 72 घंटे होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद, मीडिया में आने के बाद अभी भी वो कोर्ट में कह रहा है कि मैं सरेंडर करूंगा, पुलिस अब तक उसके पास नहीं पहुंच पाई है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक महिला को इस तरह से अगर देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, तो ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल कहलाएगा? ये है आज सवाल पब्लिक का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उस घटना के रिएक्शन में जो सरकार की कार्रवाई दिखाई दी, जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई दिखाई दी, मुझे लगता है कि अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की किसी भी घटना को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। आपने कितने इस तरह के वाकये कवर किए होंगे, कितनी इस तरह की घटनाएं पूर्व की सरकारों में देखी होंगी, लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि इस तरह की घटना के बाद किसी आरोपी पर 24 घंटे के भीतर 25,000 का इनाम घोषित हो जाए, उसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाए, उसके जो अवैध निर्माण है उनको गिरा दिया जाए, उसके 6 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, उस पर गैंगस्टर लगा दिया जाए, उसके बाद वो भागा भागा फिर रहा है और कोर्ट के भीतर जाके गुहार लगा रहा है कि मैं पुलिस के हाथों में नहीं पड़ना चाहता, मैं कोर्ट के सामने आना चाहता हूँ, कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ। कोई दबदबा नहीं है। ऐसे गुंडों के लिए, ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे तत्वों के लिए उत्तर प्रदेश में आज खौफ का वातावरण है। और आपने ये वातावरण पहली बार नहीं देखा है। आपने देखा है कि यहाँ गुंडे और माफियाओं के रिश्तेदार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जाके गुहार लगाते रहे कि हमें पुलिस से बचाइए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार से बचाइए। कितनी ज्यादा मानवाधिकार आयोग में शिकायतें हुई हैं कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार से बचाइए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको पता है समाज में इस तरह के एलिमेंट हैं जो समय समय पर जिनका चेहरा उजागर होता है, जिनके चेहरे सामने आते हैं। और इसीलिए पुलिस जैसी संस्था होती है, संवैधानिक संस्थाएं होती है जो ऐसे गुंडों, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती है। घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में आई, मुझे लगता है कि कार्रवाई ऐतिहासिक है। मैं तो आज देख रहा था तस्वीरें कि वहां पर जो सोसाइटी में जो माताएं बहनें थी। चलिए सवाल पूछते हैं आशुतोष वर्मा जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी, शलभ मणि त्रिपाठी जी का कहना है कि कार्रवाई जल्दी हुई, फुर्ती से हुई, और बुलडोजर बाबा, जिन्हें कहा जा रहा था कि बुलडोजर बाबा सेक्युलर नहीं है, ये सिर्फ एक समुदाय के ऊपर एक्शन करते हैं, आज उन्होंने ये करके दिखा दिया कि ये सीमित नहीं है एक समुदाय पर, जो भी गुंडागर्दी करेगा उस पर चलेगा। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से कि बुलडोजर बाबा सिलेक्टिव नहीं है, सबके लिए समान है? धन्यवाद नमिता जी। देखिए, सबसे पहली बात कि इस देश के लोकतंत्र में बुलडोजर बाबा या बुलडोजर जैसी कोई राजनीति की कहीं भी जगह नहीं, वो कहीं भी हो ये गलत है। अगर रूल ऑफ लॉ चलता है तो बुलडोजर की जरूरत नहीं होती। और क्या उस आम महिला के साथ इतनी बदगी हुई पूरे देश ने देखा, या आम जनता के साथ कोई घटना घटित होगी तब हम लोग कोई एक्शन लेंगे? इसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा नरिता जी, क्या सांसद को आके वहां पे गिड़गिड़ाना पड़ा? मैं सांसद जी से बात नहीं कर पाया, लेकिन सांसद जी के 48 घंटे के अल्टीमेटम को क्या हुआ? वो इस देश का चुना हुआ सांसद है, वो वहां खड़ा हुआ है, और सांसद जी ने सीधे तौर पे नोएडा पुलिस कमिश्नर से बात क्यों की? क्यों उसने उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवनीश अवस्थी से बात करी? जब कमिश्नर वहां के हैं, वहां के सांसद हैं, तो क्या वो सीधे उनसे बात नहीं कर सकते थे? घटना थी फ्राइडे की, सैटरडे को 15 लड़के उसके बावजूद भी आए, सैटरडे संडे को महेश शर्मा जी सांसद जी गए,
विधायक जी जिनको 2,44,000 वोट मिला है, ऐतिहासिक वोट मिला है, वो आज सोमवार को पहुंचे। ये है आप लोगों की स्थिति। और कितना होगा, कितनी घटनाएं और होंगी आप, उसके बाद आप लोग कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर करेंगे और बुलडोजर चलाएंगे। ये क्या स्थिति बना रखी है। अभी आपसे जो मैं शो कर रहा था, अभी एक नई फ्लैश हुई है कि कौशाम्बी के अंदर एक महिला बैंक मैनेजर के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। एसिड अटैक हुआ है खतरनाक तरीके से। और आज ही हमारे जिला अध्यक्ष मैनपुरी के ऊपर जानलेवा अटैक हुआ है। और मैं लिस्ट देख रहा हूं लगातार आज के अखबार में, मेरे पास ये अखबार पड़ा हुआ है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है, धज्जियां उड़ी हुई है। कहीं पे हत्या हो रही है, कहीं से फावड़े से काट दिया गया है, कहीं सेल्समैन से 10 लाख की चोरी निकाल ली, किसी महिला के कान से कुंडल लेके भाग गए, ट्रांसपोर्टर को फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी गई है, चंदौली में चौकी के सामने पिकअप वाले की हत्या कर दी। ये क्या बना रखा है? ये बुलडोजर किस पे चलेगा? बुलडोजर से अगर कुछ होना होता तो उत्तर प्रदेश कब का सही हो गया होता। इसका कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। रूल ऑफ लॉ से चलाइए, आप दिखाइए कि लॉ एंड ऑर्डर है। चलिए, आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, तो मैं विनीता सिंह जी ओमैक्स सोसाइटी से बोर्ड मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हूं। विनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या योगी सरकार का एक्शन जल्दी रहा या अब तक जो अरेस्ट नहीं हो पाया है इसमें आप ढिलाई देख रही हैं यूपी की पुलिस की? और दूसरी तरफ अगर कोई और पार्टी होती तो क्या उनका एक्शन इससे जल्दी होता? आप क्या समझती हैं? देखिए, अभी तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगी कि नो डाउट इस चीज़ में ढिलाई हुई है, क्योंकि ये जो आज हुआ है ये अब से 2 साल पहले भी हुआ था, बट उसमें केवल टाइम लेके वो चीज़ ख़त्म हो गई। और आज जो हो रहा है वो केवल यही है कि जो एप्रिसिएशन लिया गया है इसके खिलाफ वो केवल ओमैक्स सोसाइटी ने ही लिया है। ये बात अलग है कि फिर काफ़ी लोग आए बीच में जिनकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ पाई है, बट अभी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो अभी हुआ है, जो 2 बदतमीजी जो उन्होंने हम लोगों के साथ में की है या उस लेडी के साथ में की है, उसके लिए हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उस लेडी को न्याय मिलना चाहिए जो गलत हुआ है। और वो अब तक जिस जो त्यागी हैं उनको कम से कम एटलीस्ट अब तो मिल जाना चाहिए था, या अब तक उसको पकड़े जाना चाहिए था। ये काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि महेश जी जो आए थे उन्होंने भी 48 आवर्स का हमें चांस दिया था कि 48 आवर्स में मिल जाएंगे, बट 48 आवर्स से ऊपर हो गए हैं, बट अभी तक उस केस में कुछ नहीं हो पाया है। तो रियली ये हमारे लिए थोड़ा सा शर्म की बात है कि ये चीज़ अब तक क्यों नहीं हो रही है। जवाब देना चाहेंगे आप शलम मणि त्रिपाठी जी? बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे अगर वो खुलेआम घूम रहा होता, वहां पर उपलब्ध होता, पुलिस कार्रवाई न कर रही होती, गिरफ्तारी न कर रही होती, तो हम कहते कि हाँ पुलिस की तरफ से ढिलाई की जा रही है। लेकिन आपको पता है 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है 24 घंटे के भीतर। पहली बार इनाम घोषित हुआ है उसके ऊपर। दूसरी बार कि वो लगातार कोर्ट में जाकर, जो कि सूचना आई, कोर्ट में जाकर वो कह रहा है कि हम पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहते। अगर पुलिस की भी निभगत होती, पुलिस की उससे कोई सहानुभूति होती, तो बड़े आराम से थाने में जाता कि साहब हम तो वांटेड है, हम तो गिरफ्तारी दे रहे हैं। वो क्यों कोर्ट भाग रहा है? उसे पता है क्या हो रहा है, उसे ये भी पता है क्या कार्रवाई हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ माताएं बहनें बहुत सारी हैं कि बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आपने 2017 के पहले भी देखी होंगी। मुझे लगता है कि नजीर प्रस्तुत की है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, जिस तरह की कार्रवाई हुई है। और मैं तो वहां पर सोसाइटी की, आप ही की सोसाइटी की वीडियोस देख रहा था, वहां पे जो लोग थे उनके ही वीडियोस देख रहा था कि लोग वहां पे क्लैपिंग कर रहे थे, वहां पे लोग कह रहे थे बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कहते हैं ऐसे गुंडों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई त्यागी बनने की कोशिश न करे। तो कौन रोक रहा था? तो कौन रोक रहा था शलभ मणि त्रिपाठी जी? आपको कौन रोक रहा था कि 2 साल से ये कंप्लेंट है, 2 साल से वहां पर ये सब चल रहा था, अपने आप को ये बीजेपी का नेता बता रहा था, आपको पता ही नहीं चला? उत्तर प्रदेश में ये आपकी दूसरी बार की सरकार है। पहले 5 सालों में आप ही की सरकार थी, 2017 से 22 तक की सरकार को, पुलिस को कुछ पता ही नहीं है और बंदा मिल नहीं रहा। और आप उनका हौसला देख लीजिए कि 48 घंटे की डेडलाइन के बाद गुंडे उसके फिर घुस जाते हैं उस सोसाइटी में तोड़फोड़ करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नविका जी, जैसे आपने सबसे पहले बताया कि नोएडा अथॉरिटी में बहुत सारी इनकी खानदानी ज़मीन जो है, वो ज़मीन नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया, जिसके बदले इनको बहुत सारा पैसा मासिक रूप के, मंथली रूप के तौर पे इनको मिलता है।
उसका रसूख दिखा के इन्होंने बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारे बाउंसर्स, बहुत सारी चीजें वो तामझाम अपने पास रखी हुई हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड बीजेपी नेता हैं, मतलब बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी फंक्शंस में भी जाते होंगे। बीजेपी से इनको कोई पद मिला है कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने इनको कौन सा पद दिया है, बीजेपी ने वो पद अपना 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इनका हटाया त्यागी जी का कि नहीं। महिलाओं की बात जहां तक आती है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं नविका जी, और मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है महिलाओं के प्रति जो आरोप का है वो काफी तेजी से नीचे आया है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि अगर हम बार बार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अभी शलभ जी ने कहा 25,000 रुपए का इनाम आया, वो सब किनारे रख के सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ कि 2019 में जब त्यागी के बेसमेंट में, जहां तक मेरी जानकारी है, एक बड़ा रूम शायद बिल्ड किया गया है इनर बेसमेंट में, जिसकी कंप्लेन 2019 में हुई थी। 2019 से 2022 तक जिन पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया है, पहले तो उनकी नौकरी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओमैक्स की वो जो सोसाइटी है, उन ऑफिशियल्स पे भी तो नविका जी सवाल उठता है ना, जो त्यागी जैसे लोगों से पैसा लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की। ऐसे मैं कैसे मान लूं कि बीजेपी वहां पे एक कंस्ट्रक्शन हुई बेसमेंट में और किसी को पता नहीं चला। नोएडा अथॉरिटी के भी उन अफसरों को पकड़ने की जरूरत है जिन्होंने बेसमेंट में वो कमरा बनाने की इजाजत दी। मेरा कहने का मतलब है कि कानून बनाने वाली और कानून की रक्षा करने वाली तो सरकार होती है, तो ये एक्शन एक सांसद अंदर घुसे उसके बाद होता है, उससे पहले नहीं होता, ये सवाल है। लेकिन शुचि जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप प्रीति पांडे जी से सहमत हैं? वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं ओमैक्स सोसाइटी में भी तो कुछ लोग उनको संरक्षण दे रहे होंगे, जो बचा रहे होंगे, जो इतना कुछ उनको करने दिया जब तक ये मामला सारा खुलकर सामने नहीं आया। सुचि जी। देखिए, प्रीति पांडे जी विश्लेषक है, शायद मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि सत्ता से बड़ा कोई संरक्षण नहीं होता। और फिर सत्तारूढ़ दल का संरक्षण अगर डिफेंड करने की जरूरत ये त्यागी जी को है, तो मुझे लगता है कि जो ये जम्मू कश्मीर में तैयब या तालिब जो भी नाम था, उदयपुर में गुलाब कठारिया के पीछे जो रियाज था, या फिर नूपुर शर्मा भी फ्रिंज एलिमेंट थी, या फिर और भी पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो दामन झाड़ लेना, पल्ला झाड़ लेना, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसकी डिक्शन देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका बिहेव देखिए, उसकी हनक देखिए, तो अचानक से ये कह देना कि नहीं भाई बहुत त्वरित कार्यवाही हो गई है, बहुत अच्छी कार्यवाही हो गई है, तो देखिए आईपीसी सीआरपीसी कूल ऑफ लॉ का देश है। तो मैं समझती हूँ कि जो ठोको नीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लाए थे, जो शब्दावली, भाषा, मर्यादा, गरिमा की तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ठीक है, बुलडोजर पॉलिसी भी उन्होंने वेल स्टैब्लिश कर दी। लेकिन क्या सिर्फ इतना कह के आप अपना दामन छुड़ा लेंगे? बट ये देखकर थोड़ा दुख होता है कि हम जिन मूल्यों, जिन परिपाटियों और जिन समावेशी विचारधारा को लेकर इस सांप्रदायिकता के देश में धर्मनिरपेक्षता का दामन पकड़ खड़े हैं, उसमें हम सवाल भी विपक्ष से उठाती है। अभी भी 2019 के चुनाव में हमें 19 करोड़ से ज्यादा वोट मिला, तो मीडिया के ये स्वीकार करने से कि आप हम पर सवाल उठाएं, हम पर कीचड़ उछालें, आप सरकार को प्रोटेक्ट करें, आप सरकार को, आप एक पत्रकार से सवाल पूछने का हक भी छीनना चाहती हैं। देश के 75वें साल आजादी के में आप पत्रकार से सवाल पूछने का हक छीनना चाहती हैं। ये आजादी दी है आपने, ये आजादी दी है आपने। आपके तो आपकी महिमा अपरंपार है शुचि जी, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं क्या आपके साथ आर्ग्यूमेंट करूं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं आसिफ सोहेल भाई से। आसिफ सोहेल भाई, ये बुलडोजर तो एक ही समुदाय पे चलता था, अब ये दूसरे समुदाय पे चल गया, अब क्या करेंगे? अब कैसे चलेगी ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स? देखिए नाविका जी, जुर्म का और जुर्म करने वाले का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, ना कोई उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन होना चाहिए। रही बात इस बुलडोजर सियासत की, मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ। एक मुल्क में एक दस्तूर पे कानून के ऊपर चलता है, उसके हिसाब से अब सज़ा देना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश में हर दिन 11 रेप होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, हर 16 मिनट को एक रेप होता है, तो महिलाओं की सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है, उसके ऊपर ना बल्कि बुलडोजर की सियासत। देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश में जब रेप हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जुर्म हो रहा है, तो कितने लोगों के घर तोड़े गए बुलडोजर पे। वही बता रहा हूं ना, जब एक मुसलमान करता है तो उसका घर तोड़ा जाता है। जब आफरीन फातिमा की बात आती है, वो अपने हक की आवाज उठाई थी, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, ठीक है। और कई ऐसे लोग हैं जो खाने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर लोगों को मारा गया, तो उसके ऊपर कौन सी बुलडोजर लाकर तोड़ा गया? आप एक जुर्म को
एक मजहब से इसके ऊपर मत लेकर आइए। जुर्म जुर्म होता है, मैंने तो नहीं जोड़ा था सोहेल भाई, मैंने तो नहीं जोड़ा था, जोड़ा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने था। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जोड़ा था, मैंने कतई नहीं जोड़ा था। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी जी का 12 जून का स्टेटमेंट है उस पर पूछ रही हूँ सवाल। नहीं, मुल्क के अंदर 4 लाख के ऊपर महिलाओं के ऊपर क्राइम के ऊपर केसेस बुक किए गए। रही इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, जो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ था पहले बताइए। ये सारे चीज गवर्नमेंट और वहां के जो लीडर्स होते हैं ये सब मिलकर होता है। जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे मिली भगत एक हैंड एंड ग्लव काम होता है। और ये शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोहेल जी को जवाब दीजिए। उनका कहना है कि पहले आप आंखें मूंद कर बैठे हुए थे और अब आपको जबरन उठाया गया है। देखिए नाविका जी, आपने भी अपनी बात में ये कहा कि 2 साल पहले ये टीवी में ये चीज वायरल होने की वजह से इस चीज को बाहर लाया गया। नहीं तो सोहेल बाबू अब वो बता रहे हैं तो उनकी बात सुन लीजिए। सबने आपकी बात सुनी, अब शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। नाविका, आपने भी कहा कि 2 साल से ये मामला चल रहा था। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी, 2 तरह की शिकायतें होती है। सिविल कंप्लेन होती है, एक होती है क्रिमिनल कंप्लेन। ये मामला 2 साल से अथॉरिटी में चल रहा था और आप जानती हैं कि अथॉरिटी के पास बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं कि किसी ने पेड़ लगा लिया, किसी ने गमला रख दिया, किसी ने वॉल खड़ी कर दी। उसमें दोनों पक्षों को नोटिस होती है, वकील आते हैं, उसमें कई बार एक कोर्ट जैसी प्रोसीडिंग होती है। ये मामला वहां चल रहा था। ये क्रिमिनल केस कोई पुलिस के पास 2 साल पहले दर्ज हुआ हो जिसमें कोई एफआईआर रजिस्टर हो, कार्रवाई नहीं हो, ऐसा नहीं है। आशुतोष वर्मा जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? आप कुछ अपने फोन पर दिखा रहे थे, आप शलभमणि त्रिपाठी जी को क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, फोन पे मैंने दिखा रहा था, वो प्रीति पांडे जी जो बता रहे थे कि मुझे पता नहीं बीजेपी का, हालांकि वो बहुत बड़े अखबार ने उसकी ज्वाइनिंग की और सुरेंद्र त्यागी के साथ में लेटर दिया, तो वो मैं दिखा रहा था। प्रीति पांडे जी ऐसी चीज अक्सर भूल जाया करते। देखिए नंदिका जी, बात ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बात यह है कि हौसला आ कहां से रहा है। बात इस पे नहीं है कि सरकार काम कर रही है, खून होने के बाद अगर पुलिस पहुंचती है तो क्या स्थिति। देखिए, ये जो हौसला दे रहा है इसके पीछे, जो इस आदमी को पिछले 2 सालों से लगातार, जिसने एक नीचे पूरा फ्लैट बना रखा है, बेसमेंट से अपने फ्लैट तक जाने की सीढ़ी बना रखी है, और 2 साल से लगातार ओमेक्स सोसाइटी के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो अपना डेवलपमेंट चार्जेस, ये हौसला कहां से आ रहा है? जिसकी 40 दुकानें हैं, जो बाउंसरों के साथ बदतमीजी करता है, पूरे देश में वायरल होता है, उसके बावजूद 15 लड़के वहां पे लाठी डंडे लेके आते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ये बताती हैं कहीं ना कहीं इनका सरकार के पीछे बहुत बड़ा इनका सपोर्ट है, और कई जगह से लगे आ रहा है कि सपोर्ट है, इसीलिए वो इस तरीके से काम करता है, और ऐसी लगातार घटनाएं होती चली जा रही हैं। तो बात ये नहीं कि पुलिस एक्शन क्या करती है, पुलिस का काम ही एक्शन करना है। अभी महेश चंद्र शर्मा जी ने खुद बोला, मैं तारीफ करता हूं इस सांसद की जो खड़े होकर जमीन पे लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक जी आज पहुंच रहे हैं 4 दिन के बाद। कहीं ना कहीं सरकार की अगर इसमें सहमति या इसमें पीछे से पावर नहीं था तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे करप्शन के नाम पे ले लिए, चाहे गुंडागर्दी के नाम पे ले लिए, लगातार आज लखनऊ की घटना है कि भारतीय जनता पार्टी की लगी स्टिकर की लगी गाड़ी, उसने एक आदमी को, जब पुलिस गार्ड ने कहा कि मुझे चेकअप कराओ, वो खींचते हुए लेके गई। पूछिए शलभमणि जी, मेरे साथ लखनऊ में रहते हैं, आज बड़े अखबारों में निकल गए। करप्शन के मामले में आज 2 इनके कैबिनेट मिनिस्टर अपने अदालत के सामने वो खड़े हो गए हैं, राकेश सचान जी और संजय निषाद जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग पे उंगली उठाई है, जिस तरीके से जल शक्ति विभाग पे उंगली उठाई है, निर्माण विभाग के ओएसडी को चेंज कर दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग में खुद डिप्टी सीएम, पूरी की पूरी सरकार करप्शन में और पूरे जिस तरीके शलभमणि त्रिपाठी जी, आशुतोष वर्मा जी ने आप पर कई संगीन इल्जाम लगाए हैं, साथ साथ पब्लिक के सवाल भी आ रहे हैं। श्रीकांत त्यागी जैसे बहुत से लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी के नाम पर दबंगाई करते हैं। मैं बीजेपी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लेकर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? गौरव सेंगर कानपुर से पूछ रहे हैं और जितेंद्र यादव प्रयागराज से कह रहे हैं, कहा जाता है कि पावर मिलने से अधिक पावर को संभाल पाना मुश्किल होता है और समय समय पर यह देखने को भी मिलता है। क्या बीजेपी के पास इसे लेकर कोई योजना है? ये सारे सवाल आपके लिए शलभमणि त्रिपाठी जी। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आपने बीच में सुना होगा, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई और ये समाजवादी पार्टी के साथ ही उठाते थे कि फला जो है पार्टी के नेता नाराज इस बात से है
कि उनकी थाने पर सुनवाई नहीं हो रही। तो ये यहाँ बहुत स्पष्ट है, कोई भी किसी भी दल का हो, सपा का हो, कहीं से जुड़ा है, कार्रवाई बहुत स्पष्ट होती है। और जिस घटना का जिक्र आशुतोष जी कर रहे हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि वो फर्जी भाजपा का नेता था, फर्जी स्पीकर लेके जा रहा था, उसी तरह से जैसे त्यागी था। त्यागी भी फर्जी भाजपा का कार्यकर्ता बनकर घूम रहा था, और आज लखनऊ में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो भी फर्जी भाजपा का कार्यकर्ता बनकर घूम रहा था। यहाँ पे आशुतोष जी को यह भी बताना चाहिए, मैं अभी पिछले डिबेट पर था कि त्यागी किससे जुड़ा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम वहां पे कांग्रेस के साथी राजपूत जी ने लिया। जब तो ये पकड़ा तो जाए बहुत तो स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं को भी निकाल के बाहर, बहुत सारे लोग अगर समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस है उसको मानिए का वेश बदल के घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम कर रही है, उन पर बुलडोजर चला रही है। लेकिन आप देखिए बुलडोजर चलता है, कौन शह दे रहा है समाजवादी पार्टी को, अगर अपराधियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई होती है तो तकलीफ किसको होती है, समाजवादी पार्टी को। अगर अपराधियों के साथ कोई एनकाउंटर होता है, वो पुलिस पर गोली चलाते हैं, बदले में पुलिस गोली चलाती है, तो सबसे ज्यादा रोता बिलखता हुआ कौन आता है? समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं। तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, जब तक ये गुंडे नहीं हटेंगे, ये चरित्र बताता है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। यहाँ तो त्यागी ने कार्रवाई की, त्यागी ने कोई घटना की, 48 घंटे के भीतर जो कार्रवाई हुई है, पूरा नोएडा ताली बजा रहा है, पूरा नोएडा योगी जी का जिंदाबाद कर रहा है, जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और लगातार एक मिनट आशुतोष जी और शलभ मनी, आशुतोष जी, शलभ मनी जी से आपने ही सवाल पूछा था, आप ही उनको सुनना नहीं चाहते। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो जनता कैसे समझेगी? क्योंकि प्रोटेक्शन का कारोबार, कम से कम समाजवादी पार्टी से ऐसा प्रहार लोगों के हजम नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं हजम होगा नाविका जी? क्योंकि आपको नहीं हजम हो सकता है, नहीं लोगों को तो हजम होता है। मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा था? आपको नहीं हो सकता है, आपको नहीं हो सकता है। हमने कब मुख्तार अंसारी को सपोर्ट किया है? अच्छा, कभी आप बताइए, ये बताइए। शलभ जी का खुद का वीडियो है, शलभ जी बताइए, आपका खुद का वीडियो है जब आप विधायक बने थे। मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। प्रीति पांडे जी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ये बात गले उतरती है? नविका जी, मैं बनारस से आती हूँ, बगल में जिला है गाजीपुर, जहाँ के मुख्तार अंसारी ने जहाँ पूरे गाजीपुर में गुंडागर्दी की चरम सीमा पार कर रखी थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पुलिस उनको पकड़ के इस तरीके से जेल में पीछे करे जो आज योगी आदित्यनाथ ने किया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि हम जब महिला सुरक्षा की बात आती है और सपा के प्रवक्ता अगर बैठ के यहाँ बोलते हैं तो मैं वो बयान नहीं भूलती हूँ सपा के मुखिया की कि बच्चों से, बेटों से गलतियां हो जाया करती हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब महिला सुरक्षा की बात हो तो चाहे वो भाई साहब सुन लीजिए, आप सुनते ही नहीं है, आप अपनी बोल लेते हैं, आप सवाल बोल लेते हैं, आप सुनने की क्षमता ही नहीं रखते। आप लोग लेके सबके ऊपर बोल देते हैं, दूसरों की भी बात सुना करिए। जब महिला सुरक्षा की बात आए तो वो यूपी हो चाहे राजस्थान, चाहे दिल्ली हो चाहे छत्तीसगढ़, नविका जी हर जगह एक स्वर में सारे प्रवक्ता आके क्यों नहीं बोलते कि महिला सुरक्षा की बात है? यूपी में इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करनी। भैया ये वो पार्टी है जो बीजेपी की कोरोना की दवा नहीं खाएंगे। बीजेपी ने कोरोना की दवा नहीं बनाई थी, साइंटिस्ट और डॉक्टर ने बनाई थी। आप क्या बात कर रहे हैं? महिला सुरक्षा से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। आप सिर्फ त्यागी के पीछे, त्यागी गुंडा है, जेल जाएगा। अगर उसको पार्टी का सिक्योरिटी नहीं लगते। आशुतोष वर्मा जी, काम कर रही है। प्रजापति जी की बात याद है? प्रजापति जी याद है आपको? चिन्मयानंद भी याद है, इनको सेंगर भी याद है। सेंगर जेल में भाई साहब, सेंगर जेल में हो सकती है, सेंगर जेल में वो एक कहावत है। क्यों जेल में है ये नहीं पता चला है, कौन उनको रोक रहा था? प्रीति पांडे जी आइए, आशुतोष जी लखनऊ आइए, पता चलेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि त्यागी के ऊपर कार्रवाई हो रही है? त्यागी इतना डरा हुआ है कि वो पुलिस के हाथे नहीं चढ़ना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि योगी जी की पुलिस तोड़ती है, योगी जी की पुलिस भैंसे ढूंढने के लिए लोगों को नहीं भेजती। वो जमाना भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है। मैं विदेश से नहीं आई हूँ, उत्तर प्रदेश में जन्मी पली बड़ी हूँ, जहाँ पे भैंसे ढूंढने के लिए आप लगाते थे पुलिस को। अब उत्तर प्रदेश की वो पुलिस नहीं रही। लेकिन नविका जी फिर कहूंगी, अगर पुलिस हो, अथॉरिटी हो, जो ऑफिशियल्स जिम्मेदार है पार्टी के लोगों के साथ भी, उन सबको जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है महिला सुरक्षा की बात। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन सुची विश्वास बीजेपी का सांसद कह रहा है गलत हो रहा है, लेकिन प्रीति पांडे जी और शलभ मणि जी उसको डिफेंड कर रही हैं। ये हालात है देश में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आशुतोष जी, महिला सुरक्षा में अभी तक हमने एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ गवर्नेंस नहीं देखी है। सिर्फ इतना
इतना मेरा अर्ज करना है आपके सामने कि हमें और बहुत आगे जाना है। ना समाजवादी पार्टी कह सकती है कि उन्होंने कोई महिला सुरक्षा में झंडे गाड़ दिए थे, ना कांग्रेस कह सकती है। और ये जो लेटेस्ट हमने देखा है वाकया ओमैक्स सोसाइटी का नोएडा में, इसमें बीजेपी पर भी कई सवाल हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। लेकिन शुचि जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक बयान आया था शशि थरूर जी का, और शशि थरूर जी ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर कहा था कि किस कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जब ये बुलडोजर एक्शन ओमैक्स सोसाइटी में त्यागी पर हो रहा है, तब भी आप यही सवाल पूछेंगी कि किस कानून के तहत ये एक्शन हो रहा है? शुचि जी, पहले तो अभी आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर किस सरकार ने झंडे गाड़ दिए, तो मुझे लगता है कि हम उस पार्टी से हैं जहां चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, चाहे जनजाति की महिलाएं हो, चाहे अनुसूचित महिलाएं हो, चाहे निर्भया का फंड रहा हो, चाहे कुपोषण से ले गई पॉलिसी रही हो, चाहे महिलाओं के जरूरी शिक्षा के अधिकार रहे हो। तो महिलाओं के कार्य से लेकर और महिलाओं की सुरक्षा तक कानून संसद से सदन तक उन्हें स्थिर करने का, उन्हें स्थायी करने का, उन्हें मजबूत करने की दिशा में हमने तमाम कानून दिए हैं। तो मैंने इस आपकी बात को करेक्ट करना जरूरी समझा। दूसरा, हम संवैधानिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, हम आईपीसी, सीआरपीसी और रूल ऑफ लॉ को सिर्फ कानून बनाने से क्या सिर्फ कानून बनाने से शुचि जी महिलाओं के सारे मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं? निर्भया का कानून बनाने के बावजूद 8 साल लगे थे, और निर्भया का जो केस हुआ था तब दिल्ली में सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी शुचि जी? निर्भया के फंड का पूरा उपयोग क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया? क्या फंड बना लीजिए आप, फंड बना लीजिए आप, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो कहती है कि महिला सुरक्षा में उन्होंने ऐसी पहल की है, तो मुझे लगता है ये ताज अपने सर पहनाना शायद जल्दबाजी भी होगी और गलत भी होगा। एक सोसाइटी के अंदर पहले अतिक्रमण करना और फिर उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे गाली देना, मारपीट की धमकी देना, ये छोटी बात नहीं है। मेरा नजरिया है कि कानून का एक इकबाल होता है, रूल ऑफ लॉ उसकी आत्मा होती है। नोएडा ओमैक्स केस में जिस तरह के एक्शन हुआ उसमें स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, इससे इनकार करना मुश्किल है। अब इसकी वजह यह हो सकती है कि आरोपी की तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ थी, लोकल प्रशासन में उसकी पैठ थी, लेकिन प्रशासन को यह समझना पड़ेगा कि सरकार किसी की भी हो, पुलिस प्रशासन का काम गलत होने पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता दिखेगा तो कानून के राज का होगा क्या? और कानून का राज कोई सरकार या किसी लोकल प्रशासन का नहीं, भारत के संविधान इसकी गारंटी में खड़ा रहता है। चाहे कुछ हो, ये गारंटी कायम रहनी चाहिए। आज 72 घंटे बाद अगर त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं चूक है। महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध है और ये चिंता का विषय है। बुलडोजर चलाने से आधा ही काम होता है, पूरा काम गिरफ्तारी के बाद ही होगा। कानून का दबदबा और लोकल पुलिस का दबदबा बने रहना चाहिए। और ये जो बाहुबली होते हैं ना, जो कई पार्टियों के नाम लेते हैं, इन पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का कर्तव्य है और इस तरह के दबदबे को बंद करना पड़ेगा। बिहार में बड़ी सत्ता परिवर्तन का अंदेशा दिख रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी में इस वक्त गहरी सी खाई नजर आ रही है। बस अब की तब सरकार जाने को है, बस यही आवाजें सुनाई दे रही हैं बिहार में। तो आइए चलते हैं चिराग पासवान के पास, जो बताएंगे, डिकोड करेंगे कि बिहार में इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हो क्या रहा है। चिराग पासवान जी नमस्कार, और टाइम्स राउंड अब भारत पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका एक बयान मैंने पढ़ा जिसमें कहा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना कंस से की है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जब तक साथ में थे तो अच्छे मामा जी थे, अब थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही है तो कंस हो गए नीतीश कुमार जी? नहीं नाविका जी, मैं खैर मुख्यमंत्री जी का पक्षधर कभी भी नहीं रहा, मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहा। हमेशा मैंने उनकी नीतियों का विरोध ही किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास वो विजन है बिहार को आगे लेकर जाने के लिए। तो मैं हमेशा उस नाते उनका विरोध में ही रहा, उनकी नीतियों का। व्यक्तिगत कभी नहीं पता उनकी नीतियों का विरोध किया है, बट ये जो आज मैंने उदाहरण दिया मामा कंस का, इस उदाहरण के पीछे का औचित्य ये है कि जिस तरीके से कंस मामा ने माँ देवकी के तमाम बच्चों का एक के बाद एक वध किया। यही क्यों उन्होंने वध किया? अपने प्राणों के बचाने के डर से। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के डर से क्या कर रहे हैं? जॉर्ज साहब कैसे भूल सकते हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया। शरद यादव जी रातों रात उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। प्रशांत किशोर जी जिन्होंने 2 सांसदों की पार्टी को उन्होंने 2015 में बिहार की सत्ता में लेकर आए, उनको अलग किया। उपेंद्र कुशवाहा जी आज उनके संरक्षक बने हुए हैं, पर उपेंद्र जी को जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से ही नहीं गठबंधन से भी उन्होंने बाहर निकालने का काम किया, तो ये एक के बाद एक। और अब रिसेंट केस में आरसीपी जी, तो एक के बाद उनके जितने करीब हैं उनका वध उन्होंने ऐसे किया है जैसे उनका वध उन्होंने करके जिस तरीके से सियासी तौर पर उनको अपने से अलग काटा। इस कारण मैंने ये उदाहरण दिया कि जिस तरीके से मामा कंस ने माँ देवकी के बच्चों का वध किया था, ये भी वही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और मैं जो आपसे कह रही थी वो ये कह रही थी कि आप जब एनडीए में थे तो मामा जी आपको अच्छे लगते थे, टॉफी वाले मामा जी थे, अब कंस मामा जी हो गए हैं। लेकिन चिराग जी, एक चिराग मॉडल पर बड़ी चर्चा हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी ने कहा है कि एक चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा है। ये कौन सा चिराग मॉडल है? मोर इम्पोर्टेंटली नाविका जी, मतलब ही शुड बी आस्क्ड कि ये चिराग मॉडल तैयार कौन कर रहा है। चिराग मॉडल जितना मैं जानता हूँ नाविका जी, मैं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मॉडल हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ। मैं किसी और का मॉडल या किसी और के लिए मैं काम नहीं कर रहा। और मेरा चिराग मॉडल की अगर आप बात करें तो मतलब मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। वो सब सेकेंडरी है कि चिराग मॉडल क्या है क्या नहीं। प्राइमरी ये है कि चिराग मॉडल उन्होंने कहा कि तैयार किया जा रहा है। कौन तैयार कर रहे हैं भैया? चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाना है तो खुलकर भाजपा से जाइए, बताइए ना। भाजपा को, प्रधानमंत्री जी को खुल के चुनौती दीजिए सामने से कि आपने हमारे साथ ऐसा किया। पर जब उनसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन कर रहा है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। चिराग पासवान अकेला चिराग मॉडल पे काम नहीं कर रहा था ना नाविका जी। उनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो 2020 के विधानसभा के चुनाव में क्या कर रहे थे? क्या वो चिराग मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? क्या वो नीतीश जी को हराने के लिए काम नहीं कर रहे थे? वो तो खैर वो अपना कोई मार्क वहां पे रजिस्टर नहीं कर पाए, इस कारणवश उनकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। पर उन्होंने भी तो चुनाव हराने का ही काम किया था और आज उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। नाविका जी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन जी, उन्होंने एक इतना बड़ा आविष्कार किया। कुछ समय पहले उन्होंने, जब नीतीश जी से वो अलग थे, उन्होंने बताया मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, बायो मैंने भी पढ़ी है। उन्होंने नीतीश जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उनके पेट में दांत है। बायो मैंने भी पढ़ी है, बट आई नेवर न्यू कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी के लिए इन लोगों ने किया जो आज उनके संरक्षक बने हुए, उनके लिए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आगे होने वाला क्या है चिराग जी? क्या आप इसलिए उतर कर आ गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार सीएम ही रहेंगे, ऐसा फॉर्मूला कुछ बन रहा है और आप मोदी जी के हनुमान बनकर अभी भी मैदान में हैं, लोगों का ये कहना है? नाविका जी, मैं पिछले 1.5 साल से, जब से मेरे पिता का निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं अकेले चलने की रणनीति पे काम कर रहा हूँ। अपनी पार्टी को स्क्रैच से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानती हैं मेरी पार्टी में, परिवार में बहुत तरीके की विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने आई मेरे पिता के निधन के बाद। तो मैं सिर्फ अभी अकेला रहकर अपनी पार्टी, अपने संगठन पे, अपने जनाधार पे मैं काम कर रहा हूँ। 2020 में बिहार की जनता ने एक बड़ा जन समर्थन मुझे दिया, 25 लाख के करीब मुझे वोट मिले, 6% से ज्यादा मुझे वोट परसेंटेज मिला। तो मैं किसी गठबंधन में नहीं जा रहा हूँ और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी गठबंधन में जाने की। जब चुनाव आएगा उस वक्त गठबंधन की बात होगी। आज जिसको सरकार बनानी है वो बनाए, पर चिंता का
विषय ये है नाविका जी, आज की तारीख में बिहार में बहुत और समस्याएं हैं। सुखाड़ से बिहार जूझ रहा है, बेरोजगारी महंगाई तो है ही। मेरे मुख्यमंत्री उन पे बात करने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा चिंतित हैं। आप बताइए तो सही कि होगा क्या? इस हफ्ते गिरेगी सरकार या इस हफ्ते फेरबदल होगा, और 2024 में क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं? ये सवाल पूछते वक्त आपने वो लाइन जोड़ी नहीं, पर मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी जाने जाते थे इस ऐसे प्रेडिक्शंस के लिए, उन्हीं का अंश हूँ। तो कोशिश करता हूँ बोलने की। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जरूर सरकार तो बदलेगी। मुख्यमंत्री जी 2015 में ऑलरेडी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो दोबारा भी हो जाएंगे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। और जितना विरोधाभास भाजपा और जदयू में आ चुका है, सरकार परिवर्तित जरूर होगी, ऑल्टरनेटिव अलायंस की तरफ जरूर जाएगी। पर 2024 में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोई फैक्टर रहेंगे। जिस तरीके से बार बार उन्होंने गठबंधन बदला है, अपनी नीतियों के साथ उन्होंने समझौता किया है, उनकी अंतरात्मा की आवाज अब जागती है नाविका जी, जब उनकी कुर्सी डोल रही होती है। तो 2015 में जागी थी, फिर 17 में जागी थी, 22 में फिर जाग रही है, 24 तक शायद वो परिस्थिति रहे नहीं कि उनकी अंतरात्मा की आवाज की कोई ज्यादा वैल्यू हो। चिराग पासवान जी, अंदेशा आ रहा है एक तूफान का। तूफान कब आएगा बिहार में, हम उस पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।